In this video, we will discuss AIOU 1430 टॉपिक मेजर ऑफ डिस्परशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्परशन क्या होता है कि जब हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया जाता है या फिर कोई भी डेटा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उसका कोई ना कोई मीन तो लाजमी होता है। ठीक है, 2 से 4 ऑब्जर्वेशन दिए जाएँ या फिर डेटा दिया जाए तो हर किसी का जो मीन है वो सबसे मुख्तलिफ होगा। डिस्परशन हमें ये बताता है कि ऑब्जर्वेशन से मीन करीब है या फिर दूर है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन के आसपास मीन स्प्रेड है, फैला हुआ है। डिस्परशन निकालने का मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि जो हमने मीन फाइंड आउट किया है या फिर मीडियन, एवरेज वैल्यू कोई भी, बेशक मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, वो ऑब्जर्वेशंस के आसपास कितना फैली हुई है, उसके करीब है या फिर दूर है। मेजर ऑफ डिस्परशंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट डिस्परशन और एक होती है रिलेटिव डिस्परशन। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट डिस्परशन में हम सेम यूनिट्स वाली ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हैं जिनके यूनिट्स सेम हो, जैसे कि हमारे पास जो रेंज होता है और क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, इन सब का जो आंसर है वो सेंटीमीटर में आता है, इनका जो यूनिट है वो सेम होता है। इसके अलावा जो रिलेटिव डिस्परशन है उनमें उन ऑब्जर्वेशंस का मुताबिक किया जाता है जिनके फ्री यूनिट हो, मतलब जिनके यूनिट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अब मेजर्स ऑफ डिस्परशन होता क्या है और इसकी 2 टाइप्स हैं और टाइप्स किस तरीके से बयान की गई हैं वो मैंने सारा इसमें डिस्कस कर दिया है। आपने इस क्वेश्चन की जो है वो थ्योरी याद करनी है, मतलब मेजर ऑफ डिस्परशन की डेफिनेशन याद करनी है, साथ एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस और इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है। नेक्स्ट ये है कि मेजर ऑफ डिस्परशन हमारे पास 5 है। सबसे पहला है रेंज, उसके अलावा है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 5 हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्परशंस हैं। सबसे पहले हम रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। रेंज ऑब्जर्वेशंस के अंदर सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, लार्ज ऑब्जर्वेशन और स्मॉल ऑब्जर्वेशंस के दरमियान फ़र्क को वाज़ह करती है। रेंज में हम इस बात का मुताला करते हैं कि बड़ी ऑब्जर्वेशंस और छोटी ऑब्जर्वेशन जो कि स्मॉल ऑब्जर्वेशन होगी, इसके दरमियान कितना फासला है। रेंज का अनग्रुप डेटा का फार्मूला बनेगा R = YN, मतलब सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन माइनस Y1 स्मॉल ऑब्जर्वेशन। ये अनग्रुप डेटा का फार्मूला है। साथ ही हमने ये मालूम करना है ग्रुप डेटा के अंदर कि जो क्लासेस होती है, ग्रुप डेटा में हमें क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। क्लासेस के अंदर जो सबसे बड़ी क्लास होती है उसकी मिड वैल्यू, मतलब उसकी दरमियानी वैल्यू, और जो सबसे स्मॉल क्लास होती है, जो सबसे पहली क्लास होती है, उसकी मिड वैल्यू के दरमियान फ़र्क करना होता है। जैसे कि हमारे पास ग्रुप डेटा का फार्मूला होगा मिड वैल्यू ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस मिड वैल्यू ऑफ लोएस्ट क्लास। ग्रुप डेटा में हमने क्लासेस के अंदर पहले उसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उनको माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट रेंज बेशक अनग्रुप डेटा की हो या फिर ग्रुप डेटा की, आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर तो अनग्रुप डेटा की है तो जिस तरह रेंज का फॉर्मूला है उसके मुताबिक हमने रेंज फाइंड आउट कर लेनी है बाय 1 + y + y1।
एक बार में हमने बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करना है और दूसरे बार में बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू को प्लस करना है और फिर उनको डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा। और अगर हमारे पास ग्रुप डेटा का क्वेश्चन होगा तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हाईएस्ट क्लास में से लोएस्ट को माइनस करेंगे और बटे में हम इनको प्लस करके डिवाइड कर देंगे, कोफिशिएंट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हमने इस टेबल में से रेंज और कोफिशिएंट फाइंड करना है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, सो ये एक ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। तो ग्रुप डेटा के लिए हमें मिड वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं मिड वैल्यू ऑफ लोएस्ट क्लास। जो लोएस्ट क्लास है उसकी मिड वैल्यू, इसके अंदर मिड लोएस्ट क्लास सबसे पहली होती है 50 और 53। मिड वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों क्लासेस को आपस में ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, मिड वैल्यू आ जाएगी 51.5। नाउ अब हमें चाहिए मिड वैल्यू ऑफ हाईएस्ट क्लास, सबसे बड़ी क्लास की मिड वैल्यू। सबसे बड़ी क्लास सबसे लास्ट वाली होती है जो कि है 77 और 80। हमने 77 में 80 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, मिड वैल्यू आ जाएगी 77 प्लस 80 157/2 78.5। दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब सबसे पहले फाइंड करना है रेंज। रेंज फाइंड करने का वही फार्मूला होता है, हाईएस्ट क्लास में से लोएस्ट क्लास को माइनस करना है। 78.5 माइनस 51.5 27.0। नाउ अब इसी क्वेश्चन का हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला ये है कि हाईएस्ट क्लास में से लोएस्ट को माइनस किया और फिर हाईएस्ट में ही लोएस्ट को ऐड भी करना है। माइनस करने से तो हमारे पास आया 27 और ऐड करने से हमने 78.5 में ऐड करना है 51.5 को 130। लास्ट पर इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज मिल जाएगा 0.208। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। सबसे पहले लोएस्ट क्लास की मिड वैल्यू निकाली, फिर हाईएस्ट क्लास की, फिर रेंज फाइंड आउट करना है और लास्ट पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? पहले हमने कहा था कि ऑब्जर्वेशन, बड़ी ऑब्जर्वेशन से छोटी ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। इसी तरीके से अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्वार्टाइल डेविएशंस होता है। क्वार्टाइल डेविएशन को इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। क्वार्टाइल हमारे पास दो होते हैं, एक है Q1 और एक होता है Q3। Q1 निकालने का फॉर्मूला होता है अनग्रुप डेटा से n+1/4, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसके क्वार्टर्स तो 4 ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्कल है और हमने इसके 4 हिस्से किए तो 1 2 3 4 साइड्स बनती हैं, क्योंकि क्वार्टर्स मतलब होता है किसी भी चीज़ को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो हमने इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। अगर हमने क्वार्टाइल 1 निकालना हो तो ग्रुप डेटा से इसका फार्मूला होगा L+H/F n/4 - C। यहाँ पर जो मीडियन का फार्मूला है उसमें 2 आता है, लेकिन क्वार्टाइल के फार्मूले में इधर 4 का यूज़ होगा। ये ग्रुप डेटा का फार्मूला है। इसके अलावा क्वार्टाइल 3, 2 क्वार्टाइल से निकालने हैं। अपर क्वार्टाइल 3 होता है और लोअर क्वार्टाइल होता है Q1, क्वार्टाइल 1 n+1/4। क्वार्टाइल 3 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। इसी तरह ग्रुप डेटा के लिए L+H/F n/4 - C। बाकी सारा एज इट इज़, बस 3 से n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वार्टाइल 3 आ जाएगा। इसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशन का भी कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस।
कोफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है कि अपर क्वार्टाइल में से स्मॉल जो लोअर क्वार्टाइल होता है उसको माइनस किया जाए और फिर उसको प्लस भी कर दिया जाए और फिर वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा। प्लस कैसे फाइंड होगा, Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी कि Q3 में से हमने माइनस करना है Q1 को। और लास्ट पे कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन होता है जिसमें पहले माइनस फिर प्लस और लास्ट में डिवाइड किया जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे हम ग्रुप डेटा, क्योंकि ग्रुप डेटा मुश्किल है, इसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी होती है। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, आल्सो फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसी क्वेश्चन में हमने क्वार्टाइल डेविएशंस भी फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद कोफिशिएंट भी। अब क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें दो क्वार्टाइल चाहिए, एक क्वार्टाइल 3 और एक 2। सबसे पहले हम क्वार्टाइल 1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वार्टाइल 3 चाहिए और क्वार्टाइल 1 चाहिए। क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है L + H/F n/2 - C। अब हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे n/2 कि n/2 फाइंड करने के बाद हम लोअर क्लास बाउंड्री निकाल पाएंगे। n क्या होता है, f की फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास n आता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा f। तो सिग्मा f हमारे पास आएगा 391 इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने से। अब हम करते हैं n/2, 391 डिवाइड बाई 2। 391 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आएगा 97.75। नाउ हमने क्या करना है, हमें क्लासेस दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, दो चीज़ें हमने और फाइंड करनी है, एक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होती है क्लास बाउंड्री। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखें, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट में ऐड करके लिखना है। 8 में 87 को ऐड करके लिखेंगे 95, फिर 95 में 190 को ऐड करके लिखेंगे 285, फिर उसके बाद 285 में 86 को ऐड करेंगे 371, 371 में 20 को ऐड करेंगे 391। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सही आंसर तब हमें पता चलता है जब फ्रीक्वेंसी का जो सिग्मा हो, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो आंसर आया हो, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आंसर हो ये आपस में बराबर हो। 391 और 391 दोनों आपस में सेम है। अब क्लास बाउंड्री कैसे मालूम करते हैं, क्लास बाउंड्री के लिए हमने इस वाली साइड से आधा कम करना होता है। 30 में से हम हाफ कम करेंगे तो हो जाएगा 29.5। इसी तरह ही 39 में हमने हाफ को इंक्रीज़ करना है, इस तरफ डिक्रीज़ करना है, इस तरफ कम कर देना और इस तरफ बढ़ा देना है 39.5। नाउ क्लास बाउंड्रीज़ की एक निशानी होती है कि क्लास बाउंड्री का लास्ट वाला मतलब यहाँ की हाईएस्ट और यहाँ की लोएस्ट आपस में सेम होती है, बिकॉज अगर हम 40 में से हाफ कम करेंगे 39.5 बनेगा जो कि बिल्कुल सेम है। नाउ इस तरफ एक इंक्रीज़ कर देंगे, इसी तरह ही सारी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। 59.5, 69.5 और यहाँ पर 69.5 के बाद 79.5। क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद अब हमने जो n/2 का आंसर आया 97.75, हमने क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ सर्च करनी है कि 97 किस जगह पर लाई करता है। फॉर एग्जांपल 95 के बाद 97 आता है तो ये आएगा इस वाली जगह पर 285 वाली लाइन में। अब इसी लाइन में से हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आएगी 49.5। एच आएगा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, इस तरह फाइंड करना है कि 59 में से 50 को या फिर 59.5 से 49.5 को माइनस करेंगे तो मालूम हो जाएगा। एच हमारे पास है 10। फ्रीक्वेंसी का हमने 391 नहीं लेनी, बल्कि जो फ्रीक्वेंसी जो लाइन हमने मार्क की है इसके अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी है 190 वो लिखेंगे। नाउ एक चीज़ रह गई सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने मार्क तो 285 किया लेकिन 285 नहीं लिखनी बल्कि इससे ऊपर वाली लिखेंगे 95। लास्ट पे इन सब वैल्यूज़ को जो फार्मूला है पुट कर देंगे। L है 49.5 प्लस H 10, फ्रीक्वेंसी 190,
n/2 का आंसर आया था 97.75 माइनस सी की वैल्यू है 95। 49.5 एज इट इज। 10 डिवाइड 190। 97.75 में से 95 को माइनस करेंगे 27.5 2.75। नाउ 2.75 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 190 से डिवाइड हो जाएगा। 49.5 प्लस 0.1447। लास्ट पर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 49.6447। ये क्वार्टाइल 1 आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे n/4 माइनस सी। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, 9/2 n/2 नहीं n/4 आना था इस जगह पर। n/4 4 से जब डिवाइड होगा 391 तो 97.75 आंसर आएगा। नाउ क्वार्टाइल 3 है तो n को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3n + 4 माइनस सी। अब इसके अंदर हम पहले n की वैल्यू मतलब सिग्मा जो कि 391 आया है हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 391 और डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा 3n/4 293.25। अब हमने देखना है कि 293 इस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस जगह पर लाई करता है। 285 के बाद आता 293 तो वो इस वाली क्लास में आएगा। नाउ इसमें सब हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। एल की वैल्यू होगी लोअर क्लास बाउंड्री 59.5। एज डिफरेंस तो सब में सेम ही होगा 10। फ्रीक्वेंसी एफ आएगी 86। नाउ सी की वैल्यू आएगी 371 से ऊपर वाली लेनी है यानी कि 285। अब इन सब वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। 59.5 प्लस 10 बाई फ्रीक्वेंसी 86 3n/4 का आंसर आया था 293.25 माइनस सी की वैल्यू है 285। 10/86 एज इट इज। 293.25 में से 285 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 8.25। नाउ 59.5 एज इट इज प्लस 8.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 82.5 बाई 86। 59.5 प्लस 82.5 डिवाइड होगा 86 से, हमारे पास आएगा 0.9593। लास्ट पे हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वार्टाइल 3 आ जाएगा 60.4593। अब हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्वार्टाइल डेविएशन और एक कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू आई हमारे पास 60.4593 माइनस Q1 की वैल्यू है 49.6447 14.8146। ये तो था इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्वार्टाइल डेविएशन जो कि होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, और इसके फॉर्मूले में Q3 माइनस Q1 को 2 से डिवाइड किया जाता है। कि इंटर क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर निकाला है हमने, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला में 2 से डिवाइड किया जाता है। सो हम इसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे 5.40। नाउ हमें मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसके फॉर्मूले में Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1।
Q3 माइनस Q1 आया 11.8146 और Q3 प्लस Q1 में क्वार्टाइल 3 को 110.104 और लास्ट पर इन दोनों को डिवाइड कर दें 0.1073। ये था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन। हमारे पास इंटर क्वार्टाइल पूछा जाए तो हमने ओनली Q3 में से Q1 को माइनस करना है, लेकिन अगर क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जाए जो कि सेमी क्वार्टाइल डेविएशन होता है तो हमने इसके साथ 2 से डिवाइड भी करना है।